से 16 ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा किया जा रहा है। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा करने की तजवीज़ है। कम से कम माहाना तनख्वाह को 32,000 रुपये से बढ़ाकर 37,000 रुपये रखने की तजवीज़ है। नॉन फाइलर से एडवांस विद होल्डिंग टैक्स की शरह 1% से बढ़ाकर 2.25% करने की तजवीज़ है। सोलर पैनल्स तैयार करने की गर्ज से प्लांट, मशीनरी और उसके साथ मुंसलिक आलात और सोलर पैनल्स, इन्वर्टर्स और बैटरियों की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला खाम माल और पुर्जाजात की दरामद पर रियायतें दी जा रही हैं। सीमेंट पर FED तजवीज़ है कि इसको बढ़ाकर 3 रुपये फ़ी किलो कर दिया जाए। तजवीज़ है कि टेक्सटाइल और चमड़े की मसनूआत के टियर 1 रिटेलर्स पर लागू सेल्स टैक्स के रेट को 15% से बढ़ाकर 18% कर दिया जाए। तमाम मोटर गाड़ियों के लिए टैक्स वसूली की बुनियाद इंजन कैपेसिटी से तब्दील करके कीमत के तनासब पर कर दिया जाए। नए प्लॉटों, रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टी पर 5% FED आयद करने की तजवीज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अब बजट तो आ गया, आपके सामने है, और पाकिस्तानी बजट के बारे में ये कहा जाता है कि इसको समझने के लिए कम से कम 1 साल चाहिए होता है, और जब आप उसे समझ आते हैं तो फिर एक नया बजट आ जाता है। अब जो अदाद-ओ-शुमार का गोरख धंधा है, इसे अंडरस्टैंड करने के लिए जाहिर है 1 साल तो चाहिए। उससे पहले कोई शख्स ये तखमीना नहीं लगा सकता कि इसमें आवाम को क्या फ़ायदा है और इसमें खवास को क्या फ़ायदा है, बिजनेसमैन को क्या फ़ायदा है और सियासतदानों को क्या फ़ायदा है, ब्यूरोक्रेट्स को क्या फ़ायदा है। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता ये बजट खुलता चला जाएगा और फिर उसके बाद जो इसके नए शेड्स होंगे वो आपके सामने हम रखते जाएंगे। लेकिन सरेस आज जो बड़ा वाक़या हुआ वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शक्ल में हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी कोलिशन जो है उसको आज या उससे नाराज़ हो गई या उसको नाराज़ कर दिया। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्योंकि आज बाइकाट कर गई थी इस बजट का, क्या ये हतमी फैसला है या फिर कुछ दिनों के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राजी हो जाएगी? और दूसरा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नाराजगी की वजूहात क्या हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे, और साथ साथ बजट जो है उसको भी डिस्कस करते रहेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में शाजिया मरी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, और फिर राना एहसान अफजल साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है, डॉक्टर आबद क्यूम सलारी साहब हैं, माशी माहिर है, और सेनेटर डॉक्टर जरका साहब हैं, और पाकिस्तान उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। तो शाजिया मरी साहब से स्टार्ट करते हैं। शाजिया साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिजर्वेशंस क्या हैं, और क्या आप इस बजट से मुकम्मल तौर पर बाइकाट कर चुकी हैं या फिर वापसी का कोई इम्कान है? अस्सलाम वालेकुम जब साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल करने का। और यकीनन आज एक वफाकी बजट की प्रेजेंटेशन पाकिस्तान के लिए अहम दिन, पाकिस्तान के अवाम के लिए अहम दिन, लोगों की उम्मीदें, लोगों के की डिमांड, ये सारी चीजें जो है वो सामने होती हैं, और हम भी एक साथी जमात है, हमारी भी नजर इस प्रोसेस पे रहती है। देखिए, सादे अल्फाज में बता दूं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान कुछ चीजों के ऊपर एक अंडरस्टैंडिंग थी, और जो बहुत अहम अंडरस्टैंडिंग थी वो फेडरल PSDP के हवाले से थी कि फेडरल PSDP प्री अग्री होगा, यानी कि हम दोनों जमातें इस पर अग्री करेंगी। लेकिन इसके बनाने के उस पीरियड के अंदर पीपल्स पार्टी को शामिल नहीं किया गया, ना हमें अपडेट्स मिली। हमें उस वक्त पता चला जब ये PSDP तैयार हो गया, और उसके बाद यकीनन पीपल्स पार्टी के पास और कोई चारा नहीं था। हमने एक अग्रीमेंट की, एक अंडरस्टैंडिंग की वायलेशन पर आज बॉयकॉट का ऐलान किया, और वो भी उस वक्त जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान ने अपने साथ होने वाली जो भी ज्यादतियां हैं पंजाब में बिलखुसूस उसका जिक्र किया, और फिर जो डेवलपमेंट के हवाले से हमारी आरा है जिसको कि शामिल नहीं किया गया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को बनाते हुए, PSDP को बनाते हुए, तो मेजॉरिटी अरकान की यही राय थी कि हम आज इस बजट प्रोसेस का, बजट स्पीच का हिस्सा ना बने। तो इसलिए पीपल्स पार्टी को ये फैसला लेना पड़ा। चौधरी साहब, नहीं, अब सवाल यह है कि इसहाक डार साहब के साथ आपके मुज़ाकरात होते रहे, वज़ीर-ए-आज़म साहब सदर साहब से भी मिले, तो ये इसहाक डार साहब का जो फार्मूला था वो भी नाकाम हो गया, और वज़ीर-ए-आज़म और सदर का फार्मूला जो था वो भी नाकाम हो गया आपके बकौल।
चौधरी साहब, असल में तो डार साहब भी, मेरा ख्याल है कि फॉरेन मिनिस्टर की जो उनकी पोजीशन है उसकी वजह से वो भी काफी मुल्क से बाहर रहे, और वजीर आजम साहब के भी बैरून मुल्क दौरे रहे। तो मेरा ख्याल है कि उस तरह की तो कोई राब्ते या मीटिंग नहीं हुई, लेकिन अलबत्ता दोनों जानिब से पीपल्स पार्टी ने तो खास तौर पे हमेशा कोशिश की है कि डायलॉग को तरजीह दे। हम तो एक मच्योर जमात है, हमें पता है पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की जरूरत है, मुआशी और मुआशरती, सियासी, जमहूरी हर तरीके से। तो हम ना स्पॉयलर्स हैं ना ब्लैकमेलर्स हैं, लेकिन यकीनन हमारे भी कुछ एतराजात, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमारा भी पार्टी का एक मैनिफेस्टो है, उसकी रोशनी में हमारे पास भी बहुत सारी आइडियाज हैं, प्लान्स हैं। और जब हम एक पॉलिटिकल पार्टी को हुकूमत में सपोर्ट कर रहे हैं तो उम्मीद रखते हैं कि वो हमारी भी राय को अहमियत देंगे, हमसे भी उन अग्रीमेंट जो हमारे साथ किए हुए उनको वक़्त देंगे, उनकी इज्जत करेंगे। लेकिन अगर नून लीग का ये रवैया है तो अफसोसनाक रवैया है। हमने तो बड़ा आज एक डिसेंट एक हमारा डिसीजन था कि जी हम वहां जाके शोर हंगामा तो नहीं करेंगे, लेकिन हम यकीनन इसका हिस्सा नहीं हो सकते। जिस चीज के बारे में हमें इल्म नहीं है, जिस चीज को बनाते हुए उस एग्रीमेंट को वायलेट किया जो पहले किया गया था दोनों जमात के दरमियान, तो फिर वहां बैठने का कोई मकसद रहता नहीं। अच्छा, ये फरमाइए, टोकन प्रेजेंस थी आपकी, 3 आपके अरकान थे कौमी असम्बली में, इसको क्या समझा जाए? ये टोकन प्रेजेंस जो है, इसको ये समझा जाए कि आप बजट के साथ हैं, या ये समझा जाए कि आप इस बजट को रिजेक्ट कर रही हैं? मैं उसी पे आ रही थी। असल में हमारी 2 रोज की पार्लिमानी मीटिंग हुई, कल भी हुई, आज भी वो मीटिंग जारी रही। दोनों दिनों के अंदर तमाम जो अरकान थे उन्होंने अपने अपने कंसर्न का इजहार किया, जो चीजें होनी चाहिए बजट में उसका जिक्र किया, और जो चीजें नहीं की गई नून लीग की तरफ से उस पर भी बात हुई। और उसके बाद एक फैसला हो गया कि जी हम नहीं जाएंगे, ये मुनासिब नहीं हमारे लिए। इस वक्त जब ये ऐलान हुआ तो उसके बाद इसाक डार साहब और मेरा ख्याल है तारिक फजल चौधरी साहब तशरीफ लाए चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के ऑफिस में, और उन्होंने बिलावल साहब से रिक्वेस्ट की कि वो तशरीफ लाएं और हम उनकी कंसर्न्स को दूर करेंगे, उनकी रिजर्वेशन को दूर करेंगे, अश्योर कराते हैं। और उस वक्त फिर बिलावल साहब ने ये कहा कि जी वो चीजें होती रहेंगी, और अगर आप आए हैं तो फिर हम टोकन प्रेजेंस आपको दे देते हैं, लेकिन हम पूरी जमात वहां नहीं बैठेंगी। तो ये उनके आने के बाद, उनकी एश्योरेंसेस देने के बाद हुआ कि जी हमने टोकन प्रेजेंस की। लेकिन अभी भी मामला हल नहीं हुआ है, अभी भी ये मसला है। हमारी वो तमाम जो अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारे पॉइंट्स है, पर के नून लीग ने हमें अश्योर किया था कि वो उसको एड्रेस करेंगे, उन्होंने नहीं किया। तो मेरा ख्याल है नून लीग को पीपल्स पार्टी के साथ जो एक कमिटमेंट है उसको ऑनर करना चाहिए। दूसरा, पीपल्स पार्टी ने हमेशा एक जेन्युइन सपोर्ट दी है नून लीग को, अनकंडीशनल सपोर्ट दी है। लेकिन ऐसे मामला हो जाते हैं चौधरी साहब जहां हमें बतौर सियासी जमात अपने लोगों के मसाइल, अपनी अब आखिरी सवाल आपसे, मसाइल देखने पड़ते हैं। आखिरी सवाल आपसे कि ये बजट आपको कबूल है या आप इसे रिजेक्ट करते हैं? जो बजट हमने सुना ही नहीं, उसको रिजेक्ट करना, एक्सेप्ट करने का सवाल पैदा ही नहीं होता। ठीक है, तो फिर तो मामला ही खराब हो गया। अगर बजट आप तक पहुंचा ही नहीं है और आपने उसको देखा ही नहीं है तो हम जाते तो बजट बुक्स उठाते रहे, तो जब वहां गए नहीं तो बजट की बुक का जो पलंदा था वो तो उठा नहीं पाए। हमें ये मौका ही नहीं दिया नून लीग ने कि हम आए। तो अच्छा, आपके मुतालबात क्या है कि गवर्नमेंट ये मुतालबात मानेगी तो आप बजट पास करवाएंगे, वरना नहीं करवाएंगे? हमारा बहुत बुनियादी मुतालबा तो नहीं कह सकते, हमारा मुतालबा नहीं था, वो हमारी एक अंडरस्टैंडिंग थी, अग्रीमेंट थी उनके साथ, वो तो वायलेट नून लीग ने की है, सरहद की है, और ये बड़ी ज्यादती है नून लीग की तरफ से। देखिए वो जिस तरह काम करते हैं, मैं समझती हूँ कि उनको समझना चाहिए कि जो जमातें हैं वो सारी उनमें जम नहीं हुई है, जो उनके साथ चल रही हैं वो अपने अपने मैनिफेस्टो को लेके चल रही हैं, तो उनको एहतराम करना चाहिए हमारी राय का और हमारे साथ होने वाली अंडरस्टैंडिंग या अग्रीमेंट का। तो उसका तो मैं समझती हूँ पास उन्होंने नहीं रखा। और अब भी जारी बात है, जब हम बजट को देखेंगे, उस तकरीर को पढ़ेंगे, जब मौका मिलेगा और अगर हमें नून लीग ये मौका देगी तो हम अपनी रिकमेंडेशन पर भी बात करेंगे। लेकिन फिल वक्त तो हम देख रहे हैं कि जिस तरह की रिलीफ की तवक्का थी, एक तो वो नजर नहीं आई जो आपकी, हमने न्यूज भी सुनी है इन चीजों के अंदर। अभी भी लोग सरापा एहतजाज है, बाहर जाइए आप देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर लोग खड़े हुए हैं, मुलाजमीन खड़े हैं, कई लोगों को निकाल दिया गया है, कई लोगों को
जो है वो रिलीफ नहीं नजर आ रही। तो बहुत सारी चीजें हैं, बात हो सकती है, किसान का प्रॉब्लम है वो भी हल नहीं हुआ। लेकिन अगर नून लीग हमारी सपोर्ट को अहमियत की नजर से देखती है तो उनको चाहिए था कि इस प्रोसेस में हमें साथ लेकर चले। पीपल्स पार्टी नून लीग के लिए कोरम पूरा करने के लिए नहीं बैठी है असेंबली में, इनको ये सोचना चाहिए। ठीक हो शाजिया साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राणा साहब, ये आपके सामने है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिजर्वेशंस हैं और आपकी गवर्नमेंट उनकी मोहताज है। अगर वो आज अपनी हमायत छीन लेते हैं आपसे तो आपकी गवर्नमेंट चली जाएगी। तो मेरा ख्याल है उनको आपने क्यों नहीं शामिल किया? आप उनके साथ मशवरा कर लेते। क्या मसला था? खुर्शीद शाह साहब हैं, नवीद कमर साहब हैं, बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, आप उनके साथ बात कर लेते। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, परसों गालबन जो है फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट के अहदाफ जो हैं वो दोनों कोalition पार्टनर से बड़ी डिटेल में शेयर किए और उनको सारा जो टैक्स मेजर्स थे, जो एक्सपेंडिचर थे, जो रेवेन्यू के मेजर्स थे और फिर जो PSDP था वो सारा उनसे शेयर किया गया। कल प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो सदर साहब से भी मिले। 3 दिन पहले, बल्कि उससे पहले भी दार साहब की जिम्मेदारी थी कि उनसे जो PSDP के हवाले से जो बातचीत है वो करें और वो करते भी रहे बातचीत। तो देखें, अगर कोई कंसर्न्स रह गए हैं तो हम बिल्कुल इनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। बात तो ये क्लियर है, आपने सही कहा कि अगर पीपल्स पार्टी इसको वेट नहीं करती तो फाइनेंस बिल पास नहीं होगा, तो वो हम इनसे बात कर लेंगे। हमारा ये ख्याल था कि चीज़ें क्लियर हो गई हैं। जो बातचीत हमारी थी PSDP के हवाले से हमें लग रहा था कि वहाँ भी क्लैरिटी आ गई है। PSDP में इशू क्या है? देखें, PSDP में ये इशू है नंबर 1 कि बहुत सारे ऐसे फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं जो हम वहाँ लेके आ रहे हैं, उसका मैचिंग हमें जो है वो रुपी कवर देना होता है। तो बहुत सारा PSDP तो उसी के अंदर कवर हो जाता है। फिर आपके पास जो डोमेस्टिक आपके जो फॉरेन फंडेड, नॉन फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए जगह गुंजाइश बचती है। वो बहुत सारे प्रोविंशलाइज सब्जेक्ट्स में चले गए थे जो डिवॉल्व हो गए थे। अब वो हमारी बिल्कुल कोशिश है कि हम उन कमिटमेंट को पूरा करें और हम करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन जो फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं हमें उनको इंपॉर्टेंस, उनके लिए हमें डॉलर बड़ी मुश्किल से मिला है, तो वो रुपी कवर देना पड़ेगा। ये हमारी चल रही है उनसे। अगर कोई इनको बिल्कुल एतराज है तो हम दोबारा बैठ जाएंगे। लेकिन सैयद खुर्शीद शाह साहब ने 3 दिन पहले एतराज कर दिया था कि हमारे साथ किसी किस्म की डेलिब्रेशन नहीं हुई और हम इनके साथ नहीं बैठेंगे, उन्होंने कह दिया था। तो आप उनको राजी कर लेते हैं? नहीं, हमारे ख्याल से तो राजी थे ना जी, लेकिन अगर नहीं राजी, अब पता चल गया कि नहीं राजी, तो अब हम बैठ जाएंगे। लेकिन हमारी जो कल तक प्रेसिडेंट साहब से बात हुई, हमें कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं थी। उससे पहले जब फाइनेंस मिनिस्टर ने जब उनसे डिटेल डिस्कशन की, हमें कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं थी। अब आ गई इंडिकेशन, तो बिल्कुल हम उनके साथ बैठ जाते हैं और उनके सामने सारा चिट्ठा रख देंगे। देखिए, बात ये साझा मुल्क है, इसमें ना हमने कुछ लेके जाना है ना उनको कुछ देना है। वो प्रोजेक्ट होना है जो पाकिस्तान की मुफाद में होगा और वो मिलकर डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा होना चाहिए, कौन सा नहीं होना। डॉक्टर जरका साहब, आपकी तरफ आना है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों सेम पेज पे थे, तो मेरा ख्याल है आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आपको निगोशिएट कर लेना चाहिए, क्योंकि वो तो अब आपकी साइड पे बैठे हुए हैं। जी, बहुत शुक्रिया जावेद चौधरी साहब। बात यह है कि पीपल्स पार्टी, जरदारी साहब तो बदला ले रहे हैं नून लीग से, पिछले हिसाब पूरे कर रहे हैं। इस वक्त पीपल्स पार्टी पूरी तरह से हुकूमत में है, सब कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस उनके पास है, प्रेसिडेंट, चेयरमैन, सेनेट। अभी हमारी सेनेट की कमेटियां भी सारी पीपल्स पार्टी ने ले ली, फाइनेंस, प्लानिंग। तो ये एक नूरा कुश्ती है जो कि बड़े मजे से चल रही है। और इस वक्त जो इतना एक शिकारी बजट, एक प्रेडिटरी बजट, एक ऐसा बजट जिसमें आप गरीब आदमी की जेब से 100 रुपए निकालते हैं और 1 रुपया उसको देते हैं और कहते हैं देखो हमने तुम्हारे लिए कितना बड़ा कारनामा किया। इसको हम इनके बजट को भी रिजेक्ट करते हैं, इनके टोपी ड्रामा जो फार्स है इसको भी हम रिजेक्ट करते हैं। हमारी डिमांड है कि प्राइम मिनिस्टर अपने इखराजात ब्लैक एंड व्हाइट में लेके आए। ये जो अपनी एक कहते हैं जी हम तनख्वाह नहीं लेते, हमें अपने इखराजात, एक जो ट्रिप इनका बाहर का लगता है उसमें 1 नहीं 10 तनख्वाहें लग जाती हैं। इनके साथ पूरे पूरे जहाज चल के जाते हैं। एक्सपेंसेस अपने कम करें। इस वक्त जो हमारे इसहाक डार साहब 3 उन्होंने ओहदे रखे हुए हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ द हाउस और फॉरेन मिनिस्टर, काम वो एक जगह का भी पूरा नहीं कर पा रहे। इसी तरह और लोग भी हैं जिनको तनख्वाह नहीं ले रहे, वो 3 ओहदों की तनख्वाह नहीं ले रहे वो। हाँ, सुना हमने, यही है। लेकिन जो पर्क्स और प्रोटोकॉल्स ले रहे हैं इसका हिसाब हमें चाहिए। ये अपने प्रोटोकॉल और पर्क्स खत्म करें,
खत्म करें। देखें जी, खत्म करें। हम ये भी डिमांड करते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो पिछले रह चुके हैं, उनके नौकर, उनकी गाड़ियां सब बंद की जाए। ये जो ये लोग फ्री फोन, फ्री बिजली हमारे टैक्स पेयर के पैसे से लेते हैं, ये बंद करें। बहुत हो गई, अब हमसे ये नहीं देखा जाता। ये आरिफ अलवी साहब के पाकिस्तान प्रिविलेज भी जाएंगे मैडम, फिर डॉक्टर साहबा आरिफ अलवी साहब को भी नुकसान होगा इसका। बिल्कुल जाएं। हम सबसे पहले कहते हैं उनसे लें आप, फिर बाकियों से लें। के पर्क्स एंड प्रिविलेजेस इन्होंने छोड़ दिए हैं, वो तो तनख्वाह भी ले रहे हैं, वफाकी काबीना तो तनख्वाह भी नहीं ले रही। दूसरी बात ये देखें, ये वही पुरानी घिसी पिटी बातें हैं, इसमें कोई वो वजन नहीं है। हम बिल्कुल एक्सपेंडिचर कम करने जा रहे हैं, हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, हम गवर्नमेंट का फुटप्रिंट कम करने जा रहे हैं। एक कमेटी ने मैप कर लिए है कि कौन सी अथॉरिटीज हमने बंद करनी है, उसके ऊपर अब वो 2.5 महीने का टाइम फ्रेम है, जिक्र भी किया। एक्सपेंडिचर हमने कम करना है, पेंशन रिफॉर्म्स हम लेके आ रहे हैं, ऑस्टेरिटी के मेजर्स चल रहे हैं, डाउन साइजिंग ऑफ हुकूमत पे प्लानिंग हो रही है। बिल्कुल इन्हीं लाइनों पे हम काम। अच्छा, मुझे ब्रेक लेने दे। डॉक्टर सुलैख साहब, आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि सिर्फ आप यहां पे एक्सपर्ट हैं जो इस बजट पे बात कर सकते हैं, तो सवाल सिंपल है कि इस बजट का आम आदमी को क्या फायदा होगा। छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। डॉक्टर सुलैख साहब, ये फरमाइएगा कि इस बजट को आप क्या रेट करते हैं और क्या आम आदमी को इसका कोई फायदा है या फिर आम आदमी की जिंदगी मजीद अजाब का शिकार हो जाएगी इसके बाद? देखिए जौहरी साहब, पहली बात तो यह है कि बजट ना आम आदमी के लिए होता है ना खास आदमी के लिए होता है। बजट आपका मैयर है कि आपकी अखराजात कितने और अखराजात के लिए आमदनी कहाँ से पूरी करनी है। IMF हो या ना हो, हर कोई आपको यही कहेगा घर का बजट है या मुल्क का बजट है कि या आप अपने अखराजात को रिव्यू कर लें, अखराजात कम कर लें, या आप उसके लिए अपनी आमदनी बढ़ा लें अगर आप अपने अखराजात कम नहीं कर सकते, ताकि आपका एक बैलेंस जो है वो रहे। और हर हुकूमत जो है वो कोशिश करती है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा लेके आए जो जून के महीने में कि अगला जो माली साल है वो एक बैलेंस लगे कि हमारी आमदनी और अखराजात पूरे हो जाएंगे। अब ये जो आज बजट पे पेश हुआ, और मैं स्पीच की बात कर रहा हूँ क्योंकि नंबर तो बहुत ज्यादा भी एनालाइज नहीं हो सके, कम से कम मुझे ये नंबर्स के हिसाब से रियलिस्टिक लगा। आपको याद होगा जो पिछला बजट था अभी वो पेश हुआ था कि उसके ऊपर एतराज़ात और चैलेंजेस आ गए थे कि जी आपने आमदनी बढ़ाने के लिए प्रोविंशियल सरप्लस जो है उसकी पक डाल दी, या आपने प्राइवेटाइजेशन की प्रोसीड जो है वो बड़ी अनरियलिस्टिक दे दी, और उसकी वजह से जो हुकूमत थी उसको फाइनल फाइनेंस बिल पे वोटिंग से पहले अपने नंबर चेंज करने पड़े। इसमें कम से कम इतने रियलिस्टिक जरूर है कि आपके पास प्रोविंशियल सरप्लस जो पहला बजट है पिछले 10-15 सालों में जिसमें प्रोविंशियल सरप्लस एज अ सोर्स ऑफ इनकम नहीं दिखाया गया क्योंकि सूबे सरप्लस नहीं देते हैं। इसी तरीके से प्राइवेटाइजेशन का सिर्फ 30 बिलियन रुपए रखे हैं जो कि काफ़ी रियलिस्टिक फिगर है। अगर एक डील क्लोज हो जाती है, ये सैकड़ों में अरब रुपए इसमें नहीं रखा गया। ये तो इसकी पहली बात होगी। दूसरी बात जो है वो ये बजट किस तनाज़र में बनाया गया है। ये IMF का जो स्टाफ मिशन था वो बहुत क्लियर इंडिकेशन दे के गया था कि जुलाई में अगले प्रोग्राम की निगोशिएशन शुरू करेंगे, जिसका वाज़ेह मतलब था कि जी आप अपना बजट पेश करें, उसको अप्रूव करवाएं ताकि आपकी जो संजीदगी है पॉलिसी रिफॉर्म्स के बारे में उसका अंदाज़ा हो सके, और अगर आप वाकई संजीदा हैं तो फिर आएंगे और आपके साथ बातचीत करेंगे। उस पर कल भी फाइनेंस मिनिस्टर ने जब इकोनॉमिक सर्वे पेश किया तो काफ़ी खुल के असर्टिव उन्होंने बात की। आज भी इसमें कुछ जो थे मैयर वो उस तरीके के लिए गए हैं जिससे पता चलता है कि शायद रिफॉर्म्स जो है वो आ रही हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें पेंशन रिफॉर्म की जो बात है कि पेंशन इस दफ़ा 1 ट्रिलियन रुपए की पेंशन है, तो अब कंट्रीब्यूटरी पेंशन के बगैर गोइंग फॉरवर्ड गुजारा नहीं है। बिस्प में कुछ इंक्रीज हुई है, जो कैपिटल गेन टैक्स है रियल स्टेट पे या सिक्योरिटीज पे, उसमें कुछ जो है रोपिंग करने की कोशिश की गई। नॉन फाइलर को कार जो है उसकी वैल्यू पे आगे, बजाय इसके कि आप इंजन कैपेसिटी पे चले जाए, वो सस्ती हो या महंगी हो वो एक ही रेट चले। लेकिन इसके अलावा इसमें कुछ डाउन साइज चीज़ें भी हैं। वो ये हैं कि बदकिस्मती से जिस पे हम और आप भी अपने प्रोग्राम्स पे बार बार बात करते रहे
कि जी इनकम ऑन एग्रीकल्चर जो है वो उस पर टैक्स आएगा, रिटेलर और ट्रेडर पे टैक्स आएगा, रियल एस्टेट पे टैक्स आएगा, वो उस तरीके से आपको रिफ्लेक्ट होता नजर नहीं आ रहा। इनकम ऑन एग्रीकल्चर जो है ये इनकम है, मैं एग्रीकल्चर टैक्स की बात नहीं कर रहा। अगर मेरे प्रॉफिट एग्रीकल्चर से 6 लाख से ऊपर है तो मैं किसी भी सूबे में हूँ उस पर इनकम टैक्स लगना चाहिए, बजाय इसके कि उसके सूबाई वफाकी का कंफ्यूजन जो है हम उसमें डाले रखे, बड़े अरसे से डाला हुआ है। इसी तरह से जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल और हाइब्रिड गाड़ियां हैं उससे छूट वापस लेना अभी मुनासिब नहीं था। हाँ, अगर कोई उस पर मर्सिडीज इंपोर्ट कर रहा है, कोई BMW कर रहा है तो वैल्यू के मुताबिक रजिस्ट्रेशन पे उस पर टैक्स लगा लें, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि आप सिरे से ही EV और हाइब्रिड को डिस्करेज करें। और जो मेरा वेरी फाइनल पॉइंट इस राउंड में वो है जो पर्सनल इनकम टैक्स की स्लैब है। एक तरफ तो हमने मिनिमम सैलरी जो है वो 32,000 से बढ़ा के 37,000 कर दी, जो हम समझते हैं कि एक मिनिमम बेसिक तनख्वाह है, और अगर उसमें 13,000 और डलते हैं तो फिर आपको टैक्स देना पड़ जाता है, और वो भी 5%। तो ये जो स्लैब थी, मेरा ख्याल है कि गोइंग फॉरवर्ड राना साहब यहाँ पे बैठे हैं, मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि इस स्लैब को थोड़ा ऊपर लेके आइए। ये जो एग्जम्पशन है, राना साहब वैसे ये एक रुकिएगा डॉक्टर साहब मैं आऊंगा आपकी तरफ। राना साहब ये वाकई जो टैक्सेस बढ़ा दिए आपने और उसकी स्लैब जो है वो आपने चेंज कर दी, जिससे मेरा ख्याल है आम आदमी अगर उसकी थोड़ी सी भी इनकम है, सिर्फ रोटी कमा सकता है, वो भी टैक्स नेट में आ गए। देखिए जावेद साहब, ये जो सैलरी क्लास है ना, इसके ऊपर जो बोझ वो प्रपोज कर रहे थे वो 45% की स्लैब्स प्रपोज कर रहे थे, IMF 45% इनकम टैक्स, फिर उसका जो हुजम था वो इतना बड़ा था। आप यकीन करें उसको निगोशिएट करके हम उसके हुजम को हमने इतना किया है। और ये जो 50,000 है वो तो फ्री है, 50,000 से ऊपर जो है वो 5% टैक्स किया है, 2.5 से, यानी कि इसका मैं आपको मिसाल दे देता हूं। 6 लाख अगर इनकम होगी तो बंदा फंस गया। नहीं, 6 लाख इनकम होगी तो कोई टैक्स नहीं है, और अगर 6 लाख से ऊपर इनकम है, 6 से 12 लाख की इनकम है तो 1250 रुपए पहले टैक्स था, अब उसको 2500 रुपए कर दिया गया। तो मेरे ख्याल से देखें, ये इसकी वजह है कि हमने जो खान साहब का दौर था उस वक्त जो IMF के साथ एक कह लें कि इत्तेमाद टूटा, तो अब जब हम उनको कहते हैं कि हम टैक्स बेस बढ़ाएंगे या एवेजन को कम करेंगे तो वो यकीन नहीं करते, तो हमें ये पॉलिसी मेजर्स लेने पड़े। हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये आखिरी दफा हमें पॉलिसी मेजर्स लेने पड़ेंगे, फिर हमें ये टैक्स, सेल टैक्स बढ़ाना नहीं पड़ेगा या लगाना नहीं पड़ेगा किसी चीज के ऊपर या सैलरी क्लास के ऊपर, फिर हम टैक्स कलेक्शन से ही अपने जो है वो टारगेट पूरे कर लेंगे। तो बिल्कुल हम उस तरफ जा रहे हैं। देखें, ये जो बजट है इसके अंदर सारी इनकम, जब एक्सपोर्टर थे वो अशराफिया है। अब देखिए सर, जो टैक्स कलेक्शन है ना, आप ये देखते हैं कि जो शख्स टैक्स दे रहा है ना उसको मजीद निचोड़ लें, क्योंकि वो आपको मान रहा है, वो आपको ऑनर कर रहा है, उसको रगड़ा लगाते रहते हैं। जो नहीं दे रहा आपने आज तक, मैं आपको उसकी मिसाल देता हूं ना। मिसाल ये है कि पहले ट्रेंड था कि आप सेल टैक्स को 1% बढ़ा दें, पहले 16 से ये कहानियां बल्कि 12 से शुरू हुई, बढ़ के अब ये 18-19 पे, तो हमने वो नहीं किया इस दफा। तो ये आउट ऑफ ट्रेडिशन ये टैक्स है कि हमने सेल टैक्स को 1% नहीं बढ़ाया, उस रस्ते पे नहीं गया। हमने अशराफिया को पकड़ा, एक्सपोर्टर्स को पकड़ा, हमने कहा आपकी इनकम और जो डोमेस्टिक वाले की इनकम है वो बराबर है, उस पर बराबर का टैक्स लगेगा। हमने ये किया। देखिए, हमने प्रोटेक्ट किया सैलरी क्लास को, जितना ज्यादा कर सकते थे किया, उन पे बोझ थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इतना है कि बर्दाश्त हो जाए। देखिए, उसके अलावा जो आप पहले भी ज्यादा है, पहले ज्यादा है। देखिए, जो कह रहे हैं कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये आखिरी दफा को वाइट रख रहा है, क्योंकि वो ब्लैक ऑप्शंस नहीं इस्तेमाल कर रहा, आप उसको निचोड़ते चले। जावेद साहब, हम उम्मीद कर रहे हैं ये आखिरी दफा ये जो है सैलरी क्लास के ऊपर ये जो थोड़ा बहुत ट्वीकिंग हुई है, ये हुई है, अगले साल नहीं होगी। जहां तक बात है जो टैक्स नेट में नहीं है, वो तो हम डिजिटलाइजेशन कर ही रहे हैं। हमने वो मैकेंजी इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स को हायर किया है, वो बिल मेलिंडा गेट्स की फाउंडेशन उसको फाइनेंस कर रही है। पूरी FBR डिजिटलाइजेशन में जा रही है। ट्रैक एंड ट्रेस को हम सीधा करने जा रहे हैं, अखबार ट्रांजिट को सीधा करने जा रहे हैं। ये इवेजन वाले देख रहे हैं। डॉक्टर जरका साहब, आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि अगर आपकी गवर्नमेंट होती तो आप आज किस किस्म का बजट जिस पे लोग कहते हैं वेल डन, कमाल कर दिया आपने। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूर प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। डॉक्टर सरका साहबा, ये फरमाइएगा कि अगर आज आपकी गवर्नमेंट होती और IMF इसी तरह यहां पे बैठा होता और वो अपनी डायरेक्शंस दे रहा होता, तो आप किस किस्म का बजट बना लेते? बहुत शुक्रिया जावेद चौधरी साहब, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी।
बात यह है कि IMF एक बॉडी है, उसके साथ निगोशिएशन करनी होती है। पाकिस्तान के पास इतना बड़ा इशू है क्लाइमेट चेंज का, अगर ये जाके उनसे बात करें, क्लाइमेट चेंज के इशू उनके मुंह पे मारे और उनको बोलें कि हमारे जो डेट्स हैं, जिन पे आधा बजट आपका इस वक्त डेट की इंटरेस्ट में जा रहा है, आप इसको इजी उस पे अपने जो उनका प्रेशर आप पे आ रहा है, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से जाएं, सारा मलबा उन पे डालें। ये लोग निगोशिएशन करते नहीं है, वहां जाके गुलामाना तरीके से बैठ जाते हैं, माई बाप आप है, हम तो आपके गुलाम हैं। अच्छा, अब मैं बताती हूं हम क्या करेंगे। देखिए जी, एक्सपेंस को आपने एक्सपेंडिचर आपने इनकम के साथ बैलेंस करना है। सबसे पहले तो आप अपने एक्सपेंसेस को काटें, ठीक है जी। आप अपने प्राइम मिनिस्टर से शुरू करें, कैबिनेट से शुरू करें। आपके जिस तरह मैंने कहा, पुराने जो आपके प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिसेस वगैरह वगैरह, उनकी मराहत कम करें। अगर प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर जाते हैं बाहर तो अपनी जेब से जाएं, क्यों नहीं जा सकते? और ये एक एग्जाम्पल होगा जिससे लोग हौसला करेंगे और आपकी इकोनॉमी बढ़ सकती है आगे। अब FBR पे आ जाएं। FBR पे आप एग्रीकल्चर टैक्स क्यों नहीं लगाते? नादरा के पास 38 लाख लोगों का डेटा है जो टैक्स नेट में नहीं है, बट उनके पास वो वसाइल हैं कि उन पे टैक्स लगना चाहिए। उन पे क्यों नहीं टैक्स लगाया इन्होंने? ये उन्हीं लोगों को दोबारा से प्रेशराइज करेंगे। हम जैसे लोग जो टैक्स देते हैं, हमारा खून चूसेंगे ये। तो एक तो, और FBR को आप जितना मर्जी डिजिटलाइज कर ले, FBR क्योंकि एक शैतानी टोला बन चुका है, सवाए लोगों को वो मैनिपुलेट करते हैं, पैसे लेते हैं, फिर जो बिजनेसमैन को पैसे वापस देने होते हैं वो अपनी जेबों में डालते हैं। अभी वाला लेटेस्ट स्कैंडल आपके सामने है। तो ये FBR को कुछ नहीं कर सकते, ये लगे रहेंगे ड्रामे। दूसरा, आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है उसको आप कट डाउन करें। हर आपकी 37 मिनिस्ट्रीज के अंदर जो ऑटोनमस बॉडीज आपने बनाई हुई है, सब बिल्डिंग्स, ACs, गाड़ियां, सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स, हमारे ही भाई हैं, हमारी ही बहनें हैं, उनको आपने ऐसे एक खून चूसने के रविश पे लगा दिया, उनके मुंह से खून ही नहीं उतरता। आप GOR में जितने आपके ये जो हर शहर में, इस्लामाबाद, लाहौर, 3 तो लाहौर में GOR है जिसमें आप और मैं तो जा नहीं सकते। तो ये जो GOR की इतने बड़े बड़े कनालों पे घर है, एकड़ों पे घर है, इनको आप लें, उनको नॉर्मल घर दें, फ्लैट्स दें, उन जगहों को आप नीलामी करें, उन पे आप बिल्डिंग्स बनाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी तजावीज वैसे बहुत अच्छी हैं जी, लेकिन मुझे याद है कि ये सारा इमरान खान साहब का एजेंडा भी होता था, लेकिन जब गवर्नमेंट में आए ना वो ब्यूरोक्रेसी कम कर सके, ना वो ये जो जागीरदार हैं उनसे टैक्स ले सके, ना वो मिनिस्ट्रीज कम कर सके, ना वो FBR को ठीक कर सके। तो मुझे बाजू का लगता है कि ये मामला इतना आसान नहीं है कि आप इसको कर लेंगे, टैकल कर लेंगे, हैंडल कर लेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन बात सुनिए, वो तो पहली दफा थी ना। खान साहब को, जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, कि बड़ा क्या भले से आदमी थे, क्या नाम था उनका, आजम खान साहब, उन्होंने, देखे ना, खान साहब सादे आदमी है, हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, वो लोगों पे यकीन करते हैं, वो समझते हैं अगला बंदा भी उतना ही अच्छा है जितने वो अच्छे हैं। लेकिन आपको पता है हमारे लोग तो बड़े चालाक और मक्कार होते। तो अल्लाह ताला बेहतर करेगा। अब अवाम खड़ी हो गई है, देखिए अवाम से ये अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये अयाशियां, ये जो प्रोटोकॉल के ड्रामे अब लोग नहीं लेंगे, ये इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। नहीं, सही बात। सही सही, ये फरमाइएगा सर, IMF के होते हुए कोई अवाम दोस्त बजट बन सकता है सर? देखिए, IMF हो या ना हो, कुछ फंडामेंटल तो आपको एड्रेस करने हैं ना। यानी आप एक पाकिस्तान का तस्वर करें यहाँ पे कि ये अरबों रुपए जो हैं, सैकड़ों अरब रुपए वो बंद स्टील मिल्स को या PIA के या NHA के खर्चे पूरे करने के लिए नहीं झोंके जा रहे, या एक ऐसा पाकिस्तान जहाँ पे कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस जो हैं बिजली के, वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सालाना बजट के बराबर नहीं है, या एक ऐसा पाकिस्तान जिसमें कि इकॉनमी जो है वो डॉक्यूमेंटेड हो और लोग अपनी जो है हैसियत के मुताबिक टैक्सेस पे कर रहे हो। तो IMF तो आपको यही कहता है कि आपके अखराजात है, तो ये वो ज़राए हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए आप अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। अब आज के बजट ही तो आप लीजिए, आपके पास सूबों को उसका हिस्सा देने के बाद जो टोटल
वफाक के पास पैसे बचते हैं वो है 10.3 ट्रिलियन रुपीस, और उस 10.3 ट्रिलियन रुपीस में से 9.7 ट्रिलियन रुपीस हमने सिर्फ डेट सर्विस में देने हैं, यानी 10.25 आपकी जेब में है, 10.25 रुपए, और 10.25 तो आपने उसमें से सूद की अदायगी देनी है। फिर 2.1 ट्रिलियन रुपीस आपने डिफेंस के लिए देने हैं, 1.8 ट्रिलियन रुपीस जिसमें 1 ट्रिलियन की सिर्फ पेंशन है वो आपने तनख्वाहें और पेंशन देनी है, और उसके बाद आपका PSGP और सब्सिडीज और ग्रांट्स हैं। और ये सिर्फ इस बजट का नहीं, ये पिछले 10-15 साल से जो ही बजट आता है तो मैं एक कैलकुलेशन करके देता हूँ, 4Ds वो सोशल मीडिया पे मैं डालता हूँ कि डेट, डिफेंस, डे टू डे एक्सपेंडिचर और डेवलपमेंट जो है उनका प्रोपोर्शन क्या है। तो जो आपकी टोटल वफाक की आमदनी है वो तो डेट भी उससे पूरा नहीं हो रहा। 8500 अरब रुपए डेफिसिट का बजट है, जिसका मतलब है कि आपने मैंने ब्रेक लेनी है यहाँ पे डॉक्टर साहब आपको इजाजत देते हैं, और हमारे साथ राना एहसान साहब रह जाएंगे, डॉक्टर जरका साहबा रह जाएंगे, और छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूर प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। राना साहब, ये जो बजट है इसके बारे में कहा जाता है कि प्रेशर में आपने बनाया, एक IMF का प्रेशर था, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का प्रेशर था, फिर आपकी अपनी पार्टी का प्रेशर था, और सो फार सो जो फाटा के अंदर आप टैक्स लगाना चाह रहे थे, मेरा ख्याल अच्छा 30 अरब रुपए का, वो आप गंडापुर साहब से डर के आपने वो टैक्स नहीं लगाया। तो जब इतने प्रेशर में आप बजट बनाएंगे तो कैसे डिलीवर होगा फिर? नहीं, देखें, सबसे पहले तो मेरी बहन ने अपना मौकफ दे दिया कि सारा मलबा उन पर डाल दें, ये इनकी पॉलिसी है। गंडापुर साहब हैं, उनकी पॉलिसी है सारा मलबा इनके ऊपर डाल दें। जब हुकूमत में थी तो सारा मलबा ऑपोजिशन पर डाल दें। तो ये इसी पॉलिसी के तहत जो है वो चलते हैं। अब इन्होंने इतना ही ज्यादा जिक्र किए कि ये कर लें वो कर लें। इनसे पूछें भाई, आप KPK में कुछ आपने किया है? वहां प्रोटोकॉल खत्म कर दिया है क्या? खान साहब जब वजीर थे उन्होंने प्रोटोकॉल खत्म कर दिया है क्या? उन्होंने जो है वो वहां डेवलपमेंट का अंबार, वहां तो उनसे हुकूमत नहीं चल रही, दिवालिया हुई है हुकूमत, और वो सारा मलबा इन पर डाल दे की पॉलिसी के जी वफाक ये नहीं दे रहा वो नहीं दे रहा। तो आप कैसे देना उनको? आप मेरा ख्याल 700 करोड़ रुपए देने आपने। बिल्कुल ये गलत है। इनको तो 1% NFC का अवार्ड एडिशनल मिला है सिक्योरिटी की वजह से, 500 अरब बनता है। इन्होंने तो CTD नहीं वहां की तैयार की। अब जब ये पिछले टाइम पे हमारी हुकूमत आई, ये PDM के दौर में तो हमने धक्का लगाया, कोई CTD को कोई उसकी शक्ल बनाई, केयर टेकर सेटअप में कोई बनी। उससे पहले तो पता नहीं कहां खा पी गए। ये तो खुद गंडापुर साहब ने कहा कि पता नहीं कितनी करप्शन होती थी। तो ये खुद करप्ट तरीन हुकूमत KPK की अब इनका पता नहीं 12वां या 11वां साल चल रहा है, कोई वहां डिलीवरी नहीं दे सके, सिक्योरिटी सिचुएशन को बेहतर नहीं कर सके, वहां का पैसा कहीं और गबन कर लिया। तो ये इधर आके लेक्चर देना बड़ा आसान है। देखें, हमने तो डिलीवर किया है, और अभी ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट की, रुपए को मुस्तहकम किया। अभी पिछले महीने आप देख लेंगे, कहते थे कि लोगों का ओवरसी पाकिस्तानी हमारे पे एतमाद नहीं करता तो रिमिटेंसेज नहीं आती, रिकॉर्ड रिमिटेंसेज आई। एक्सपोर्ट जो है वो 2.8 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट हुई, जो कि पता नहीं 25% पिछले साल के बनिस्बत जो है वो बढ़ गई। ओवरऑल आप महंगाई की शरह देखें, खाने पीने की महंगाई 2.2% पे आ गई। तो ये जो बजट है इंशाल्लाह ताला अब ये आगे पाकिस्तान। अच्छा, वैसे ये बात दुरुस्त है कि गंडापुर साहब के खौफ से आपने फाटा के अंदर टैक्स नहीं लगाया? वैसे देखिए, गंडापुर साहब ने कहा था कि मैं देखता हूं किसका बाप लगाता है टैक्स, और यहां हम आग लगा देंगे, पता नहीं क्या कुछ कर देंगे। तो ये इनकी पॉलिसी। हम कहते हैं पाकिस्तान को बचाना है। हमने मर्दान के अंदर 0 लोड शेडिंग कर दी। जब वहां चोरी, केयर टेकर सेटअप ने चोरी खत्म की, 0 लोड शेडिंग हो गई। कल हमारे से पूरी आप बिजली ले लें, अपना वहां चोरी खत्म करें, गंडापुर साहब काम नहीं करते। वो कहते हैं जी ये तो आप डर गए ना गंडापुर? नहीं, डरे नहीं। देखें, बात ये है कि जब वो ये मैं तो समझता हूं लगाना चाहिए ये, और लेकिन इस तरह हुआ है कि गंडापुर साहब ने जो है वो थ्रेटन किया और ये सारा कुछ किया कि यहां पता नहीं सियासी तौर पे इंतशार फैल जाएगा अगर फाटा पाटा को जो है वो जो 0 रेटेड उनको रॉ मटेरियल और बाकी चीजें मिलती हैं वो रोक दिया जाए, जबकि रुकनी चाहिए क्योंकि एक डिस्टॉर्शन वहां पैदा हो रही है। तो लेकिन इसके ऊपर देखते हैं अब ये बजट के ऊपर कैसी ये फाइनल होता है शक्ल, लेकिन मेरे ख्याल से बात खत्म होनी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके पास KP एक यूनिट है जहां पे आप अपने सारे ख्वाबों को इंप्लीमेंट कर सकती हैं। आप वहां पे ब्यूरोक्रेसी से मराहत वापस ले लें, सरकारी जो वुज़रा है, जो वज़ीर आला है, उनके प्रोटोकॉल वापस ले लें, जो बड़े बड़े घर हैं वो ख़त्म कर दें, GOR ख़त्म कर दें आप पेशावर के अंदर। तो वो सारी ख्वाहिशें जो आप वफाक से वाबस्ता है आपकी, तो मेरा ख्याल है बड़ा सुनहरी मौका है कि इस बजट में गंडापुर साहब ऐलान कर दें वहां पे। बिल्कुल ठीक है जी, मैं गंडापुर साहब की आज ही इकोनॉमिक एडवाइजर लग जाती हूँ और मैं उनको कह देती हूँ। लेकिन मेरा इनसे ये सवाल है कि ये तो चले, हम तो नालायक, सुन ले ना, सुन ले, जवाब तो दे दे। सवाल मेरे से ना पूछो, जावेद साहब ने नहीं, जवाब मेरे नहीं, मुझे तो पूछना पड़ेगा ना। ये बताएं, ये पावर सेक्टर में जो तबाही
सारी इकोनॉमी को खत्म कर रहा है आपका पावर सेक्टर। आईपीपीज जो 25 साल जिनके हो गए हैं उनको ये फारिग क्यों नहीं करते? क्योंकि ये इनके अपने रिश्तेदारों के हैं। 25 साल के कॉन्ट्रैक्ट से बंद कर रहे हैं पावर प्लांट, जेनकोस को बंद कर रहे हैं, कौन से जंक आउट कर रहे हैं उनको। कौन डिस्कोस की बात नहीं कर रही, डिस्कोस को तो आप सब्सिडीज दे रहे हैं, अपने ही लोगों को लगाया की बात कर रहा हूँ। ये जो पावर प्रोड्यूसर्स हैं इनको बंद कर रहे हैं हम पुरानों को, और कोई फर्नेस ऑयल का जो है ऐसा वो प्रोड्यूसर नहीं है, बहुत कम 1 to 2% हम फर्नेस ऑयल से इस वक्त बिजली बना रहे हैं। आपको दे देंगे आपका अगली दफा प्रोग्राम में गया हुआ है, दे आप लिस्ट। अगली दफा नहीं आप दिया हमने, आपने उसको 1.5 गुना किया था। 1100 अरब पे छोड़ा, 2500-2600 अरब पे आप ले गए, अब 2700 पे रोक दिया हमने। तो है ही बुरे, अरे भाई हम तो है ही बुरे, आप अच्छे हैं। आप गए, आप सऊदी अरेबिया गए, चाइना गए, आप अमेरिका गए, क्या मिला आगे से? उन्होंने कहा तुम अपनी हरकतें पहले सही करो फिर हमारे पास आओ। अफगानिस्तान तक ने आपको वो आंखें दिखाई, उन्होंने कहा हमारे पास क्या आते हो टेररिज्म लेके? तो 75 साल से तुम खड़े हो, सारे तुम्हारे बॉर्डर्स के थ्रू स्मगलिंग होती है, और तुम लोग खुद ही मिलके करते हो। हमें तुम कहते हो टेररिज्म रोके, तो अपने आप को देखो। जो टीटीपी के साथ आपने मुआहदा किया, आपने कहा कि इनको कुछ नहीं कहना चाहिए, आज वही हमें आंखें दिखा रहे हैं, तो हम उनको जरूर काबू करेंगे। ये आपकी पॉलिसी है जिसने इस चीज को फरोग दिया बदकिस्मती से, और सऊदिया से हमें कमिटमेंट है इंशाअल्लाह ताला एफडीआई की जो आएगी, हमें यूएई से कमिटमेंट है। चाइना का वक्त आने लगा है, डाल दिया अवाम को आपने इस वक्त 2% फूड इन्फ्लेशन है जो कि 0% के करीब है। अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो चीजें कमोडिटी प्राइसेस नीचे जा रही हैं। क्या बात कर रहे हैं? आपको तकलीफ है कि 15 अरब डॉलर पे रिजर्व चले गए हैं पाकिस्तान के, और यहाँ ओवरऑल जो है वो चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, तो ये आपके काबिल कबूल नहीं है। मेरा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। साथ बजट की चीजें ऐसा खुलेंगी फिर ही आपको बता सकते हैं कि इसमें आपको कोई फायदा था या आपका नुकसान था। अल्लाह ताला आप और आपके अहल खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।